अध्याय 3 देख रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान। यहां पर दिल्ली शब्द आया है। दिल्ली हम जैसे जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है और सुल्तान का मतलब यहां शासक कहा गया है। जैसे अगर आपको मैं पहले ले चलूं, जो हमने डिस्कशन किया, जो कावेरी डेल्टा था, यानी कि जहां कावेरी मिलती थी समुद्र से, उसके पहले वो एक डेल्टा बनाती थी। ये जो क्षेत्र था, ये बड़े बड़े राज्यों का एक केंद्र बना था, सेंटर पॉइंट बना था। लेकिन दिल्ली का समय बहुत बाद में आया। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर, बहुत इंपॉर्टेंट शहर तब बना 12वीं शताब्दी, यानी आप मान लीजिए 1100 से लेकर तकरीबन 1200 साल के बीच में ये बना। 12वीं सदी में ऐसा था कि दिल्ली में किनका शासन था? पहले तोमर राजपूत। ये जो तोमर राजपूत है, इनका शासन था दिल्ली में। पहले भी हमने बात की थी। उसके बाद 12वीं सदी के मध्य में जो तोमर है, उनको अजमेर, मैंने बताया था चहमान, चौहान, तो ये जो चौहान थे या चहमान थे, इन्होंने तोमरों को हटा दिया, परास्त कर दिया। तो चहमानों ने इन तोमरों को हटा दिया, यानी कि इनको दिल्ली में पहले तोमर राजपूत थे, फिर चौहानों ने तोमर राजपूत को हरा दिया, परास्त कर दिया। अब जब तोमर इस क्षेत्र में रहे और साथ में उसके बाद चौहान आ गए, इस समय दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनके राज्यकाल में जब ये राज कर रहे थे, तब दिल्ली ये वाणिज्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। वाणिज्य मतलब होता है व्यापार या कहें इकोनॉमिक्स, मतलब एक तरीके से व्यापार हो रहा था। कैपिटल, कमर्शियल सिटी बन गई है, कमर्शियल सिटी बन गई है। यहां इसलिए ऐसा भी हुआ क्योंकि यहां पर बहुत सारे, आप जानते थे कि जब जैन धर्म आया, तो जैन धर्म को व्यापारियों ने, यानी कि जो ट्रेडर्स थे, इन्होंने हाथों हाथ लिया। इन्होंने इस बात को माना कि हाँ हाँ, ये जो धर्म है ये सबसे बेहतरीन धर्म है। तो और जैन जो लोग होते हैं, आपने आज भी देखा होगा कि काफ़ी समृद्ध होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, मेहनती होते हैं, हर चीज़ उनमें बेहतरीन मानी जाती है। तो जो व्यापारी थे, जैन व्यापारी, ये काफ़ी समृद्धशाली हो गए, यानी कि पैसे वाले थे, और वो दिल्ली में काफ़ी लोग इस जाति के रहते थे। और जैन क्योंकि धार्मिक तौर पे बड़े सशक्त होते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स या कहें जैन टेम्पल या जैन मंदिर बनवाए। ओके, एक और चीज बताता हूं, यहां एक कॉइन्स, सिक्के चला करते थे, जिसको कहा गया दहली वाल। क्या कहा गया? दहली वाल। ये सिक्के चले जो काफी प्रचलन में आ गए। यहां तक की बात हो गई। फिर से बता देता हूं, पहले तोमर थे, चौहानों ने तोमर को हरा दिया। तोमर चौहानों के समय ये जो सिटी है व्यापारिक केंद्र बन गई। यहां पर व्यापारिक केंद्र में सबसे बड़ा योगदान था जैन ट्रेडर्स का, और इस जमाने में इन्होंने बड़े टेम्पल्स बनाए और साथ में दहलीवाल सिक्के यहां पर चले। यहां तक हो गया। अब हुआ ये कि जो 13वीं शताब्दी है, अब मैं बात कर रहा हूं 1200 से 1300 के बीच में, यहां पर शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। डीएस लिख रहा हूं, दिल्ली की सल्तनत। दिल्ली की सल्तनत की यहां शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद दिल्ली, ये दिल्ली आप देख रहे हैं, ये जो दिल्ली है, ऐसे ऐसे बना देता हूं, ये जो दिल्ली है, ये एक कमर्शियल सिटी के अलावा, यानी वाणिज्यिक इंपॉर्टेंस के अलावा, ये दिल्ली अब राजधानी या कैपिटल में बदल गई। अब ये कैपिटल में बदल गई। ओके, क्योंकि यहां जो काम होता था, इसका इफेक्ट या इसका नियंत्रण पूरे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा उपमहाद्वीप है, चाहे साउथ ले ले, नॉर्थ, ईस्ट, कहीं भी आप ले ले, वहां पर इसकी पकड़ थी। इसीलिए ये, और सेंट्रली लोकेटेड था ये, इसीलिए दिल्ली की सल्तनत कहलाई ये, और ये राजधानी बनी जो आज तक हमारे देश की राजधानी है। आपको पता होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ये दिल्ली के लाल किले पे खड़े होके 15 अगस्त का अपना भाषण देते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है दिल्ली सल्तनत की।
तो आज जो हम दिल्ली समझते हैं, हुआ ये कि जो सुल्तान थे, जिन सुल्तानों का मैं एक एक करके नाम लूंगा, इन्होंने बहुत सारे नगर बसाए। ये ऐसा नहीं कि दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वो स्टेट भी है। अगर आज का देखें आप, तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक स्टेट की तरह काम करती है, क्योंकि वहाँ सरकार है। स्टेट नहीं है, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है आज के ज़माने में। लेकिन ये इस तरीके से काम करती है कि जैसे राज्य हो, क्योंकि विधानसभा है बाकायदा, वहाँ पर अपनी एक सरकार है। तो दिल्ली जो हम आज समझते हैं, अगर मैं पहले आपको ले जाऊं, तो यहाँ पर सुल्तानों ने अलग अलग नगर बसाए। नगर कौन कौन से साथ थे, जरा दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ पर एक है दिल्ली कोहना, दिल्ली ए कोहना, दिल्ली ए कोहना, एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया सिरी, और तीसरा ये हो गया जहां पनाह, जहां पनाह। सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम से याद कर लीजिए इसको। दिल्ली ए कोहना, आपको बहुत सारी मैं बावड़ियां वगैरह के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपका हो गया जहां पनाह। ये तीन जो है, ये शहर, इस तरीके के शहर उन्होंने बसाए। इन सबको कंबाइंड वे में हम दिल्ली कह रहे हैं। तो यहां पर जरूर बताना चाहूंगा, अभी आप थोड़ी बहुत बात तो समझ ही गए हैं, तो थोड़ी और बढ़ा दी जाए। आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि तोमर थे, ठीक। ये शुरुआती, आप कहें कि 12वीं शताब्दी के शुरुआती दौर है। फिर अनंगपाल, ये सब नाम आपको बता रहा हूँ, ये सब डायनेस्टी थी छोटी छोटी। 1130 से 1145। उसके बाद चौहान आए, चौहानों ने तोमर को हराया, तो 1165 से 1192, 92। फिर पृथ्वीराज चौहान आए, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, मोहम्मद गौरी के साथ मैंने रिलेट किया था, आपको याद होगा। 1175 से 1192 चौहान साहब ने गौरी साहब को हराया, फिर गौरी साहब से ये हार गए अगले साल ही 1192 में। अच्छा, यहाँ राजपूत वंश, यहाँ पर अब आगे हम बढ़ते हैं। 1200 से 1300 के बीच में यहाँ पर तुर्की शासक आए, टर्की, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुतुब मीनार से। तो शुरुआती कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसके बाद आए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इन सब के चेहरे आपको मैं दिखाऊंगा और याद करवाऊंगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनका नाम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इनकी बिटिया थी रजिया सुल्ताना, बहुत खूबसूरत थी, बहुत पावरफुल थी, बहुत बढ़िया योद्धा थी। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आए। गयासुद्दीन बलबन के बारे में भी हमने काफी पहले बात कर चुके हैं, उनके बारे में और भी चर्चा करेंगे आगे। ये हो गया पहले शुरुआती तुर्की से जो शासक आए। देखिए, हमारे देश में सब बाहर से आए हैं, बाहर को गए हैं, तो ये एक मिलीजुली सभ्यता है। अगर कोई कहता है कि इस देश में केवल एक ही तो फिर वो गलत कहता है, क्योंकि हम लोग बहुत मिली-जुली वो है हमारी संस्कृति। ये इल्तुतमिश का मकबरा भी आप देख रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खिलजी वंश की, खलजी कह रहे हैं इसको, खिलजी वंश की शुरुआत हुई। इसमें दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 1290 से 1320 के बारे में, ये 30 सालों का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत बार आने वाला है। फिर आया तुगलक वंश, ये 1320 से 1414 के बारे में बता रहा हूँ। इसमें 3 तुगलकों का नाम मैं लूंगा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इनके भी नाम कई बार आने वाले हैं। फिर आया सैयद वंश, 1414 से 1451, ये खिज्र खान, और ये 1414 से 1421 तक रहे, बहुत कम समय के लिए रहे। यहाँ पर आप देखिएगा अलाई दरवाजा दिखाया जा रहा है। फिर आया लोदी वंश, ये सब दिल्ली के शासक थे, या ये कहें दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे। 1451 से 1526 में, इस दरमियान आप बहलोल लोदी साहब रहे, मैं उनका भी आपको चित्र दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये जो फिरोज शाह तुगलक बताया, उनका मकबरा है, काफ़ी काला काला सा हो गया है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है, इसकी क्लीनिंग रखता है। अब हमें इनके बारे में जानकारी मिली कैसे? अब मैं आपसे कह रहा हूँ दिल्ली के सुल्तान ये थे, ये लिस्ट है, ये रहे, तो हमें पता कैसे चलता है? किसने बताया हमें? देखिए, जो इंस्क्रिप्शन होता है वो तो है ही है, जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स, वो तो है ही है। साथ में जो उन्होंने बड़े बड़े आर्किटेक्चर या स्कल्पचर बनाए, या कहें बिल्डिंग्स बनाई, वो तो हमारे सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो तो है ही है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास या कहें हिस्ट्री का हमारे पास जरिया है, वो है तारीख। आपको याद होगा, हमारे सनी देओल साहब ने एक पिक्चर में कहा था, घायल में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। घायल नहीं थी, शायद दामिनी थी, खैर एनीवेज, तारीख। अब ये तारीख जो है, और इसका जो ये है सिंगुलर होता है, लड़का लड़के, इस तरीके से समझिए। अगर लड़का एक है, जैसे तारीख एक है,
लड़के बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि बहुवचन। तो यह है तवारीख, तवारीख तो बहुवचन हो गया, ये प्लूरल हो गया। यहां पर जो है दिल्ली सुल्तान या कहें सुल्तान जब शासन काल में थे तो उनके प्रशासन की भाषा फारसी में, पर्शियन में इनको लिखा गया, तारीख और तवारीख को। तो तारीख तवारीख जो लिखी गई वही हमारा आज का सोर्स है, जिससे हमें पता चलता है कि उस जमाने में क्या, कैसे, कौन रहा होगा। इसको मैं बता दूं, बड़ा एक अलग प्रक्रिया थी ये। तो ये जो लिखते थे उसका तरीका क्या था, सबसे पहले इसके लिए तैयारी शुरू होती थी कागज बनाने से। तो आप देख रहे हैं एक साहब कागज बना रहे हैं। तो पांडुलिपि यानी हाथों से लिखी हुई चीजों को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको कागज की जरूरत पड़ती है, या कागज तैयार हो रहे हैं, इसके बाद इस पर लिखा जाता है। ये साहब लिख रहे हैं और ये जो है तारीख है, यही तारीख है, यही तवारीख है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे आजकल हम MS वर्ड में जाते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, उसी तरीके से जो अच्छे इंपॉर्टेंट शब्द हैं या फिर कोई एक पैराग्राफ है, उसको आकर्षित करने के लिए, उसको लोगों का ध्यान उस पर आकर्षण हो, उसके लिए सोने को पिघला कर उस पर चढ़ाया जाता था। और फिर फाइनली इसकी बाइंडिंग की जाती थी, जिसको हम कहते हैं जिल्द तैयार करना। तो जो तवारीख जिन्होंने लिखी है वो कौन थे? वो बड़े बड़े लोग थे, यानी कि समझदार लोग थे। जैसे सेक्रेटरी हो गए उस जमाने के, मुंशी हो गए, प्रशासक हो गए, यानी किसी एक एरिया के सूबे के सूबेदार हो गए, यानी कि प्रशासक हो गए, कवि थे, पोएट थे, और दरबारी, जो दरबार में राजा के, सुल्तान के दरबार में रहते थे, ऐसे बड़े इंटेलिजेंट, समझदार, सुशिक्षित लोग, यानी कि एडुकेटेड लोग थे, प्रशिक्षित लोग थे, जो इन सारी घटनाओं का इन्होंने बकायदा सिलसिलेवार तरीके से, एकदम गूढ़ तरीके से वर्णन किया है। और ये शासकों को सलाह भी दिया करते थे। ये कहते थे कि देखिए साहब, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी मुगल रहे या दिल्ली के सुल्तान रहे, मेन बात थी कि उन्होंने हमेशा यहाँ पर जब भी राज किया, न्याय के साथ किया, यानी किसी के साथ कोई गलत ना हो, सब बराबर हो, जिसने गलत किया है उसको दंड दिया जाए, जिसने सही किया है उसको रिवॉर्ड किया जाए। यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे से न्याय संगत, जस्टिफाइड तरीके से यहां पर राज किया था। ओके, समझ गया आप? तारीख तवारीख एक ही बात है, और ये जिन जिन लोगों ने उस जमाने में लिखी वही हमारा इतिहास का एक सोर्स है। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देने योग्य है। ये तो मैंने बता दिया, तारीख तवारीख को कैसे जिल्द तैयार की जाती थी, कैसे लिखा जाता था, कैसे उस पर आप सोने का वर्क चढ़ाते थे ताकि उस पर लोगों का ध्यान जाए। इसके अलावा एक और चीज जाननी जरूरी है कि जो तवारीख लिखते थे, तारीख लिखते थे, वो लेखक जो थे वो नगरों में रहते थे, वो गांवों के नहीं थे, गांवों में नहीं रहते थे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये था कि ये जो तवारीख लिखने वाले लोग हैं, ये हमेशा कोशिश करते थे कि ऐसा लिखें कि सुल्तान इनको इनाम दे, इनको पैसा दे। मतलब वो इसलिए लिखा करते थे, अच्छी चीज अच्छे तरीके से इसको बनाया करते थे ताकि इनको इनाम की चाह रहती थी, हर आदमी को रहती है ना, इनाम की चाह रहती है, इनाम इकराम से नवाजा जाए। अब उसके अलावा ये एक और चीज जोड़ूंगा इसमें, ये शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, इनके बारे में भी मैं डिस्कशन करता हूं, और लिंग भेद बताता हूं मैं आपको। ये सलाह देते थे, जो तवारीख लिखते थे, इन लोगों को ये बताते थे कि देखिए साहब ऐसा है, एक तो जन्मसिद्ध अधिकार और एक लिंग भेद, यही एक समाज का आदर्श है। आप जब भी अपनी प्रजा के साथ कोई न्याय करें या कुछ करें तो इसके लिए आप ये जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद को जरूर ध्यान में रखें। अब जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब ये होता है, जन्म मतलब आप जब पैदा हुए, सिद्ध मतलब जन्म से ही शुरुआत हो जाती है, अधिकार मतलब राइट्स। इसका मतलब यह है कि लोग ये मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। अगर कोई राजा का बेटा है तो वो तो अपने आप प्रिंस हो गया, क्योंकि वो कुलीन वर्ग में पैदा हुआ है, बड़े वर्ग में पैदा हुआ है। मान लीजिए कोई बड़ा सामंत है, उसका बेटा क्योंकि उस वर्ग में पैदा हुआ है तो ये भी सामंत बनेगा, ये भी चीफटेन बनेगा। ये था जन्मसिद्ध अधिकार की, जिस समाज में, जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जो काम वहां होता है आप उसको करिए, ऐसी चीज इनको बताई जाती थी। दूसरा था लिंग भेद। देखिए, औरत और मर्द में अंतर है, सामाजिक तौर पे भी अंतर, और शारीरिक संरचना तो खैर हम जानते ही हैं, औरत और मर्द में शारीरिक तौर पे बहुत अंतर होता है।
वो बेसिकली हार्मोन का ही होता है, केवल हार्मोन्स के कारण होता है, लेकिन फिर भी होता तो है, वरना उनकी स्किन, उनका खाना पीना सब एक जैसा, हमारा एक जैसा है। इसके कारण जो है आदमी औरत से ऊपर है, स्ट्रांगर है, बड़ा है, ये चीज समझाई जाती थी। और ये दोनों ही चीज जो थी आजकल के जमाने में अगर आप बोलेंगे तो आपको लोग ट्विटर पे ट्रोल कर देंगे या जहां भी आप लिखेंगे या बताएंगे, ठीक है। लेकिन उस जमाने में ये था तो जो था वो मैं बता रहा हूं आपको। अब हुआ ये, इनको देखिए, बड़े खूबसूरत एक महिला रही रजिया सुल्तान, और खूबसूरती के कारण इनको नहीं जाना गया, इनको जाना गया इनकी पावर के कारण, इनकी योग्यता, इनकी सक्षमता, इनकी योद्धा के रूप में, या फिर कहें कि एक वॉरियर के रूप में जो इनकी पहचान बनी, एक शासक के रूप में जो इनकी पॉसिबिलिटी थी, इसके लिए इनको ध्यान रखा गया। इनके ऊपर बड़ी बेहतरीन पिक्चर भी बनी है। तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या, मैं बता रहा हूं सन 1236 की बात। इसमें क्या हुआ, यहां पर देखिए, ये साहब है सुल्तान इल्तुतमिश, इनकी बिटिया थी रजिया सुल्तान। तो ये बेटी, इनकी बेटी रजिया सुल्तान, ये बैठी सिंहासन पे। कहां बैठी, गद्दी पे, यानी कि एक तरीके से दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान बन गई, राइट। अब इसमें यहां पर मिनहाज सिराज साहब हैं, ये एक क्रोनिकलर थे, यानी वृत्तांत लिखते थे, और थोड़े बहुत ये इतिहासकार भी थे। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो महिला थी, ये अपने भाइयों से, जितने भी भाई इनके हैं, उनसे स्ट्रॉन्गर थी, ज्यादा योग्य थी, ज्यादा सक्षम थी। अभी भी, आज भी आप जानते हैं कि आप और आपकी बहन, या आप या आपके क्लास में जो लड़कियां पढ़ती हैं, आपको पता है कि लड़कियां आपसे बहुत तेज हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत बढ़िया हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं। हर चीज में लड़कियां लड़कों से आगे रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस जमाने में भी ऐसे ही था, ये तो होता ही है। आप घर में अपने पिताजी और मम्मी को देखिए, मम्मी आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गर रखती हैं, पिताजी थोड़े दिमागी तौर पे औरतें हमेशा सशक्त होती हैं, तेज होती हैं और बहुत पावरफुल होती हैं, इसलिए उनको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। अब ये हुआ कि सब कुछ मैंने जो तारीफ कर दी औरतों की वो तो ठीक है, लेकिन आदमियों के रूल में औरत को एक राजा या एक सुल्तान मानना, ये किसी के गले नहीं उतर रहा था, ना तो इल्तुतमिश के, ना ही दरबारियों के। बस होना क्या था, जो होता है, जो लायक हो, जो इतना स्ट्रॉन्गर हो दिमागी तौर पे, या जो अपने आप को प्रूव भी कर रहा है, बेचारे इस रजिया सुल्तान को 1240 में इनको सिंहासन से हटा दिया गया, रजिया सुल्तान को। अच्छा, इनका तो मैंने बता दिया, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। जो रजिया सुल्तान ने कुछ अभिलेख, इंस्क्रिप्शन और सिक्के बनाए, और इसमें बताया कि मैं सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हूँ, आई एम हिज डॉटर, मैं उसकी डॉटर हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। मैंने उन्हें छुपाया नहीं, इन्होंने बताया बाकायदा, तभी से हमें पता चलता है। लेकिन अगर आप आंध्र प्रदेश के, आज का जो आंध्र प्रदेश है, उसमें एक वारंगल जगह है, यहां पर काकतीय, मैंने आपको बताया था काकतीय शब्द मैं जरूर यूज करूंगा, तो काकतीय, अगर आपको चोल वंश मैंने आपको पहले जो बताया था, उसके थोड़ा ऊपरी भाग में काकतीय वंश था। तो यहां पर जो काकतीय वंश है, यहां पर एक रानी थी जिनका नाम था रुद्रमा देवी। क्या नाम था, रुद्रमा देवी। अब इन्होंने क्या किया था, इनके हिसाब से बिल्कुल अलग व्यवहार था। व्यवहार क्या था कि भाई इन्होंने अभिलेख, इंस्क्रिप्शन रखे, रुद्रमा देवी ने भी इंस्क्रिप्शन बनाए, लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मैं औरत नहीं, आदमी हूं। इस तरीके से भ्रम पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि उस जमाने में वो जानते थे कि औरतों की उतनी वक़्त तो है नहीं। आज जिस तरीके से औरत या एक फीमेल का लेवल है, एकदम कहें कि समान सोसाइटी है, उस जमाने में तो था नहीं। तो एक भ्रम पैदा किया। एक और चीज बताऊंगा आपको, श्रीनगर, कश्मीर की तरफ ले जाना चाहूंगा आपको। तो कश्मीर में एक थी रानी दिद्दा। अगर आप कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं तो आप इनको जरूर जानते होंगे, रानी दिद्दा। बेसिकली दिद्दा जो होता है वो दीदी होता है ना, प्यार से इनको दिद्दा बुलाया जाता था। तो वो उनकी भी एक महिला शासक रही। तो रुद्रमा देवी शासक रही, आपकी रानी दिद्दा रही, और ये तो खैर 4 सालों के लिए रही, लेकिन इनको और साल इनको करना चाहिए था, रजिया सुल्तान को। अब दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है और गैरीसन शहर के साम्राज्य तक, इसके अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ आपसे, तो इसमें थोड़ा सा लग जाएगा समय। तो मैं सोचता हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा बता दिया जाए कि आपके दिमाग में बैठ जाए ना,